पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आज के मुख्यमंत्री ऑफिस থেকে ফোন আসছে এক্ষুনি এইসব সমাবেশ থেকে তিনি পার্টির লোক দেখে যাবে কোন বাড়ির বউ দেখতে সুন্দর। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुम्हें शामिल होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं। Friday, Assam is going to witness some kind of disturbance as a result of protest by the minority community. So that input has come to us 5 days back. So Assam police has worked, and in fact we have approached every single leaders of minority community. Most of our SPs got into touch with various masjid. So-called Mia people are very, very communal, very, very fundamental, and they are involved in various activities to distort Assamese culture, Assamese language. So I don't want to be MLA with their. नमस्कार, आपका स्वागत है सनातन राज में। आज हम बात करेंगे भारत में चल रहे सामाजिक और सांप्रदायिक संघर्षों के बारे में। देखिए, जब गुजरात में सभ्यता और सांप्रदायिक तनाव चरम सीमा पर था, तब नरेंद्र मोदी जी सामने आए। जब उत्तर प्रदेश में वैसी ही स्थिति आई, तब योगी आदित्यनाथ जी नेतृत्व में आए। असम में भी वैसे ही हालात गंभीर हुए तो हेमंत बिश्व शर्मा जी मोर्चा संभाले। अब वही स्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा हो गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद राज्य में उथल पुथल मच गई है। हिंदू समाज को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को घर से निकाला जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है और निर्दोषों पर हमले हो रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध ममता सरकार और राज्य के कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा खुलकर किया जा रहा है। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर यह कानून नहीं हटाया तो पूरे देश पर कब्जा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या अब असम जैसी बनती जा रही है और ये बदलाव अब अस्थायी नहीं स्थायी हो रहे हैं। जैसे ही असम में हेमंत बिश्व शर्मा जी ने इतने प्रतिकूल हालातों में भी सरकार बनाई, क्या वैसे ही कोई नेतृत्व पश्चिम बंगाल में निकल सकता है? क्या पश्चिम बंगाल अपना हेमंत सिद्धांत अपना सकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो पूरा हिंदू विरोधी हिंसा हो रही है, यह तो हर साल मानसून की तरह आती है। 2019 में चुनाव परिणाम के बाद हुई थी, 2021 में भी हुई और अब 2024 में भी चुनाव के परिणाम के बाद फिर से हो रही है। अब वक्त एक्ट को बहाना बनाकर यह हिंसा फिर से की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय बहुत नाराज है और उनके पास विरोध करने के लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से यह कानून थोपा दिया गया है। बंगाल के जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक परिवर्तन को लेकर चिंता हो रही है। जब अगले चुनाव होंगे तब तृणमूल कांग्रेस फिर से बड़ी जीत हासिल करेगी और हिंदुओं को एक बार फिर से निशाना बना जाएगा। ये स्थायी समाधान नहीं है। हमें पश्चिम बंगाल में स्थायी बदलाव लाने की जरूरत है ताकि हिंदू समुदाय को स्थायी सुरक्षा मिल सके। यह सभी संभव है जब राज्य सरकार बदले, क्योंकि कानून व्यवस्था एक राज्य का विषय है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और असम जैसे राज्यों में हिंदू समुदाय ने यह महसूस किया और एकजुट होकर मतदान किया। असम एक अच्छा उदाहरण है, जहां हेमंत बिश्व शर्मा ने डेमोग्राफिक परिवर्तन को पहचानकर एक हिंदुत्व की नीति अपनाई और मजबूत शासन दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे असम में की स्थानीय संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करेंगे। असम में मुस्लिम समुदाय को 2 भागों में बांटकर देशी मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान, उन्होंने हिंदू वोट को एकजुट किया और चुनाव में विजय प्राप्त की। सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे 1200 मदरसों में पाठ्य राज्यक्रम
लागू करना, बाल विवाह को रोकना, मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करना और यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर कदम बढ़ाना। ऐसे प्रयासों से माध्यम से असम सरकार ने यह दिखाया कि जनसांख्यिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए मजबूत राजनीति इच्छा शक्ति जरूरी है। बंगाल में भी ऐसी ही स्थायी बदलाव लाने की जरूरी है। यह बिल कितना लोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ था, इस बिल को पास करने के पहले एक संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया, जिसे कई प्रमुख मुस्लिम सदस्य और संस्थाएं शामिल थी। इस समिति ने देश के 10 शहरों का दौरा किया और वहां मुस्लिम संगठनों से बातचीत भी की। लगभग 7 लाख सुझाव दिए गए। इसके बाद बिल के संशोधन किया गया और फिर इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लोकतांत्रिक तरीके से पारित किया गया। भारत के संविधान में जो लिखा है उसी के अनुसार यह पूरा प्रक्रिया किया गया। फिर भी देश के कुछ लोगों को, कुछ राजनीतिक वर्गों को यह हजम नहीं हो रहा है। इस बात के पास होने वाले बाद के अब मुर्शिदाबाद में हिंसा भयानक रूप ले चुकी है। रेलवे पटरियों को ब्लॉक कर दिया गया है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, निजी संपत्ति भी नहीं छोड़ी गई, पुलिस तक को निशाना बनाया गया है और स्थानीय हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए हैं। अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि 3 हिंदुओं की मौत हो चुकी है और खास बात यह है कि ये तीनों अनुसूचित जातियों से आते हैं। ऐसे में बाबा साहब आम्बेडकर जयंती पर जय भीम का नारा देकर इनकी मौत को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। बंगाल के मुर्शिदाबाद, माल्टा जैसे इलाकों में सैकड़ों हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। कथित रूप से 400 हिंदू परिवारों को विस्थापित किया गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कोर्ट तक कह रहा है कि अब इस हिंसा को रोको। लेकिन जब इतने बुरे हालात हैं, तब टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान ऐसे दिख रहे हैं जैसे रोमन सम्राट नीरो जब रोम जल रहा था तो बांसुरी बजा रहा था। उसी तरह जब उनकी सांसद क्षेत्र हिंसा चल रही है, तब वे इंस्टाग्राम पर चाय पीते हुए फोटो डाल रहे हैं। टीएमसी के एक और नेता डेरेक ओब्रायन भी जब बंगाल जल रहा था तब लंच की फोटो पोस्ट कर रहे थे। हो सकता है महुआ मोइत्रा अपने घर पर बैठकर होम थिएटर में फिल्म देख रहे हो और अगले ही दिन कोई और टीएमसी नेता गुल्फ खेलते हुए इंस्टाग्राम पर फोटो डाल दे। ऐसे में आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, कल जब बंगला जले तो इसके टीएमसी का कौन सा नेता कौन सा फोटो डालेगा। बाल विवाह और बहु विवाह पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री शर्मा ने 2026 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। इस दिशा में असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक को अनिवार्य पंजीकरण की विधेयक पारित की है, जिससे बाल विवाह पर अंकुश आएगा और राज्य सरकार बहु विवाह पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून लाने की योजना बना रही है। भूमि अधिकारों की सुरक्षा। असम सरकार ने आदिवासी और स्वदेशी समुदायों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने लगभग 4 लाख बीघा आदिवासी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है और भूमि बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कानून प्रस्तावित किए हैं, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में जहां जनसांख्यिकीय परिवर्तन की संभावना अधिक है। सरकारी नौकरियों के लिए डोमिसाइल नीति। राज्य सरकार ने एक नई डोमिसाइल नीति की घोषणा की है, जिसके तहत केवल असम में जन्मे या डोमिसाइल प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति ही सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। इस नीति का उद्देश्य स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना और जनसांख्यिकीय बदलाव को नियंत्रित करना है। शुक्रवार की नमाज को ब्रेक का समापन। असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार को नमाज के लिए दी जाने वाली 2 घंटे की ब्रेक को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने इसे औपनिवेशिक युग की प्रथा बताते हुए विधानसभा की उत्पादकता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। नागरिक सम्मान संहिता। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक की पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर और बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाकर समान नागरिक संहिता की दिशा की ओर कदम बढ़ाया है।
हालांकि मुख्यमंत्री शर्मा ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में व्यापक यूसीसी लागू करने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है और यह राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के बाद ही राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा। इन सभी कदमों का उद्देश्य असम की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना और राज्य में सामाजिक समरसता बनाए रखना है। असम में 17 बच्चों तक जन्म देने के मामलों को लेकर बाल विवाह पर सख्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने साफ कहा है कि 2026 तक बाल विवाह पर पूरी खत्म करना चाहिए। बहुपत्नी प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। इसी विषय पर सरकार ने जनता से राय मांगी है कि सोशल मीडिया पर जनता का समर्थन भी मिल रहा है। बांग्लादेश से ही रही घुसपैठियों पर भी सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। कई इलाकों में अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं और स्थानीय समुदाय को भूमि की रक्षा की जा रही है। नया कानून लाया जा रहा है जिससे जनजातीय और मूलवासी समुदायों को जमीन की बिक्री पर रोक लगेगी, खासकर उन इलाकों में जहां जनसंख्या परिवर्तित हो रही है। कुछ क्षेत्रों में मुसलमानों को जमीन बेचने के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी ताकि स्थानीय लोग अपनी मिट्टी से अल्पसंख्यक न बन जाए। माइक्रो ट्राइबल बेल्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि जनजातीय सांस्कृतिक और पहचान सुरक्षित रहे। सरकारी नौकरियों के लिए अब केवल उन्हीं लोगों को पात्र बनाया जाएगा जो असम में जन्मे या जिनके पास असम का डोमिसाइल प्रमाण पत्र है। पहले मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार की नमाज के लिए 2 घंटे का अवकाश मिलता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा और विधान को आधुनिक बनाइए, धर्म को निजी रखिए और मियां मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया गया है कि असम में रहना है तो स्थानीय भाषा संस्कृति अपनानी होगी, परिवार नियोजन का पालन करना होगा और बाल विवाह पर बहुपति प्रथा से दूर रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर बांग्लादेशी बनना है तो बांग्लादेश में रहिए। भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, लैंड और डोमासाइल नियमों का विस्तार होगा और महिलाओं की शिक्षा पर सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि यह केवल राजनीति नहीं बल्कि एक सभ्यता की रक्षा की लड़ाई है। असम का अस्तित्व हिंदू जनसंख्या के साथ जुड़ा हुआ है। इनके आलोचन पर इस सांप्रदायिक राजनीति कह सकते हैं, लेकिन इसे सभ्यतागत संघर्ष मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी कोई ऐसा नेता आएगा जो हेमंत बिश्व शर्मा की तरह नेतृत्व कर सके? क्या बीजेपी बंगाल में भी जनसंख्या और सांस्कृतिक रक्षा के लिए वैसे ही रणनीति अपना सकती है? आपकी राय क्या है? क्या बंगाल भी एक हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेतृत्व की जरूरत है? अपनी राय निजी कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।